बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही अतीक अहमद पर एक्शन शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। प्रयागराज में अतीक के ठिकानों पर छापेमारी। प्रयागराज लाया जा रहा माफिया अतीक और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में अतीक के ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। तो प्रयागराज लाया जा रहा माफिया अतीक, लेकिन उससे पहले किस तरह से अतीक अहमद पर लगातार एक्शन शुरू है। तो प्रयागराज पहुंचने से पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो प्रयागराज में अतीक के ठिकानों पर ईडी की यह छापेमारी देखने को मिल रही है। तो लगातार चौतरफा कार्रवाई अतीक अहमद पर। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जहां एक तरफ देखिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और इस बीच ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कार्रवाई तेज की जा रही है। वो 102 मामले जो कि उस पर दर्ज है, जिसमें से एक मामले में उसको आजीवन कारावास हो चुका है। दूसरा मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें वारंट भी जारी होने के बाद यूपी पुलिस आज उसको दोबारा प्रयागराज लेकर आ रही है। सीधे तौर पर लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। हालांकि ईडी ने पहले ही माफिया अतीक अहमद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, क्योंकि उसके आर्थिक साम्राज्य को लगातार तोड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ विभिन्न जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, ताकि माफिया अपना नेक्सस न चला सके। जिस तरीके से अपहरण, फिरौती, धमकी और साथ ही साथ रंगदारी वसूलने के कई ऐसे मामले हैं जो उसके ऊपर इन 101 मामलों में दर्ज हैं। तो सीधे तौर पर उनमें से मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा है, और जिसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। हालांकि अतीक अहमद आज प्रयागराज भी पहुंच रहा है। उसके पहुंचने से पहले ही उसके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है, जिसको लेकर ईडी उन संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है जहां पर ये लेन देन या पैसे से जुड़ी हुई चीजें या दस्तावेज बरामद हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें करीब 63 लाख रुपए उसके बेटे के कार्यालय से भी बरामद हुआ था। तो पूरे मामले को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। देखना यह है कि छापेमारी के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और कैसे उसके आर्थिक साम्राज्य पर यह प्रहार होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई थी कि बड़े पैमाने पर वो लोगों से रंगदारी वसूलकर जबरन जमीनों पर कब्जा कर और कहीं न कहीं विभिन्न स्थानों से हुई जो उसकी रंगदारी की जो शिकायतें थी वो लगातार थानों पर पहुंच रही थी, जिसके बाद पूरे मामले पर ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर ये छापेमारी लगातार प्रयागराज में चल रही है। जी ठीक है एसके, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो झांसी से माफिया अतीक का काफिला रवाना। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है ये काफिला। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की होगी पेशी। और देखिए झांसी में ये काफिला रुका हुआ था, लेकिन अब झांसी से रवाना हो चुका है ये काफिला प्रयागराज के लिए। और माना जा रहा है कि 2 बजे के करीब ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा, जहां अतीक की पेशी होनी है। और देखिए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम सवाल पूछताछ होनी है। तो करीब 7 बजे का वक्त था जब ये काफिला झांसी पहुंचा था। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे हैं। संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा,
कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। संतुष्ट। तो झांसी से माफिया अतीक का काफिला रवाना हो चुका है। तो झांसी से लेकर प्रयागराज तक हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पेशी होनी है और माना जा रहा है कि 2 बजे के करीब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये पेशी होगी। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अनुज शर्मा संवाददाता महोबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अतीक का काफिला अब धीरे धीरे प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं देखिए जो तस्वीरें आ रही है, पहले तो इस पूरे काफिले को, इस पूरे जो रास्ते को गोपनीय रखा गया। अगर हम पिछली तस्वीरों को देखें तो किस तरह से मीडिया लगातार इस पूरे काफिले को फॉलो कर रही थी, साथ ही साथ अतीक का परिवार मौजूद था, ताकि कहीं ना कहीं एक डर भी मन में मौजूद था। और देखिए आज भी जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए अतीक अहमद ने कहा, मुझे मारने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबको डराने वाला एक अगर देखा जाए तो भय और आक्रांत का दूसरा नाम है अतीक अहमद। और जिस तरीके से अतीक अहमद साबरमती से निकलने के बाद लगातार ये राग अलाप रहा है कि जो है यूपी की पुलिस से उसे डर लग रहा है, यूपी की पुलिस उसे मारने की साजिश रच रही है और कहीं ना कहीं वो ये अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि कोई माफिया राज नहीं, माफिया राज तो खत्म हो चुका, अब तो मुझे घसीटा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे वो प्रयागराज पहुंच रहा है वैसे वैसे उसको डर सताने लगा है कि इस बार पुलिस रिमांड में लेगी तब किस तरीके से जो है उससे वो राज उगलाए जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली है और ऐसे में अतीक अहमद की रिमांड इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है। और केवल अतीक ही नहीं, आज अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा। अशरफ को लाने के लिए भी पुलिस निकल चुकी है और उसे भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को बी वारंट के जरिए जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड मांग करके उमेश पाल हत्याकांड की उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। आप सोचिए, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक जो है 5 हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शाइस्ता परवीन पर लगातार इनाम बढ़ाया जा रहा है, अतीक की पत्नी वो भी जो है अभी तक गायब है। तो कुल मिलाकर के पुलिस कहीं ना कहीं बैकहैंड पर है और ऐसे में अतीक अहमद को मेन कॉन्स्पिरेसी रचने का इसमें गुनहगार माना गया। उसमें अतीक ने अपनी सफाई भी दी है झांसी में। उसने कहा है कि वहां पर तो जैमर लगे हुए थे और मैं कैसे मोबाइल पर जो है उनके साथ संपर्क में रह सकता हूं, मैं तो जेल के अंदर बंद था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है अतीक अहमद। लेकिन हर कोई जानता है कि दरअसल इस पूरी मामले में, इस पूरी साजिश का कहीं ना कहीं अगर कोई सूत्रधार था तो अतीक अहमद है। ऐसे में अतीक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अतीक के चेहरे की वो दहशत बता रही है कि आगे जो है, आगे का जो सफर है वो बेहद ही भयावह होने वाला, बेहद कठिन होने वाला। यही वजह है कि अब अतीक को रह रहकर डर सताने लगा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए रह रहकर डर सता रहा है और जब भी मीडिया से बातचीत हो रही है सिर्फ एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। और देखिए उसने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे बार बार यहां पर ला रही है। ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब मुझे लाया जा रहा है और पेशी डायरेक्ट कराई जा रही है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं अपनी बात भी रख रहा है अतीक और कहीं ना कहीं उसे इतना डर सता रहा है, अपनी मौत का डर सता रहा है, लोगों को डराने वाला अतीक का, जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगी। महोबा से हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, चूंकि महोबा से होते हुए जो प्रयागराज तक पहुंचने वाला है ये अतीक का काफिला, क्या अभी वहां पर कुछ अपडेट मिल पा रही है? कितनी देर में ये काफिला महोबा पहुंचेगा? देखिए लगभग 1 घंटे झांसी में रुकने के बाद, नाश्ता करने के बाद अतीक का जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ गया है।
वहीं लगभग अगर बात करें तो कुछ ही देर में लगभग उरई के बाद से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का रास्ता शुरू होता। पिछली बार कुछ दो रास्ते तय किए जा रहे थे। पिछली बार भी ये काफिला जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से निकला था बांदा होते हुए, और ये वहां पहुंचा था, प्रयागराज पहुंचा था। तो ऐसे में एक बार फिर दोबारा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है वो बताया जा रहा है कि अतीक को जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। वहीं लगभग उसकी 3 से 4 बजे पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी जी बिल्कुल अनुज, और देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उस रास्तों पर मौजूद है। चूंकि झांसी से प्रयागराज का 7 घंटे का ये रास्ता है और 7 घंटे के इन रास्तों में चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 1 इंडिया के सहयोगी मौजूद है। ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगी। चूंकि जिस तरह से अगर हम पिछली तस्वीरों को देखें, जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब उस वक्त किस तरह से मीडिया के लोग तो मौजूद ही मौजूद थे, साथ ही परिवार के लोग भी मौजूद थे, और अतीक की बहन मौजूद थी साथ साथ, और लगातार कह रही थी कि भाई मेरे भाई के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ अलग किस तरह से कुछ भी किया जा सकता है उनके साथ। लेकिन आज जो तस्वीर है, परिवार वाले मौजूद नहीं है, और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भी आश्वासन दे रही है कि देखिए जो कार्रवाई होगी वो कानूनी तौर पर होगी, जिस तरह के आप लोग कयास लगा रहे हैं वैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अतीक का अपना पूरा अतीत रहा है, इस पूरे अतीत को लेकर के वो अपने आप में दहशत का पर्याय रहा है। लेकिन आज वही कुख्यात माफिया, आज वही डॉन, आज वही जो है कुख्यात अपराधी आज खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। आज उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। आज जो आशंकाएं जता रहा है, कल कितनी अनहोनी की आशंका कितने लोगों ने जताई थी, तब उसका दिल कभी नहीं पसीजा। 100 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर चल रहे हों, आज वो मौत की भीख मांग रहा है। तो ये सरकार का इकबाल है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी बात रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चूंकि बी वारंट लिया हुआ है, आईओ ने बाकायदा उमेश पाल हत्याकांड के लिए कोर्ट से गुजारिश की थी कि बी वारंट के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड ली जाएगी। क्योंकि रिमांड लेना हो, और रिमांड आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो कर सकते जो है, इसलिए सीधे तौर पर उसको यहां पर लाया जा रहा है। बी वारंट के जरिए सीजेएम कोर्ट पे पेश किया जाएगा। कोर्ट पे पेश करने के बाद जो है पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। अब कितने दिनों की रिमांड मांगती है, कितने दिनों कोर्ट रिमांड देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रिमांड के दौरान बेहद अहम होने जा रही है ये रिमांड की कार्रवाई, क्योंकि रिमांड के दौरान अतीक से उन तमाम सच्चाई को उगलवाने की कोशिश होगी कि आखिर वो कौन से जो है किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया, कहां पर अपराधियों को इस हत्याकांड के बाद कहां छिपने के लिए निर्देश दिए गए थे, इस वक्त तो सारे लोग कहां छिपे हुए हैं। उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। अशरफ को और अतीक को जो है क्रॉस इन्वेस्टिगेट कराएगी। दोनों को एक दूसरे के सामने पहले अलग अलग पूछताछ होगी, उसके बाद दोनों को एक साथ बिठा करके उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, उन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो अपने आप में बेहद अहम है। उमेश पाल हत्याकांड में मास्टर की साबित हो सकता है अतीक और अशरफ का कबूलनामा। अतीक और अशरफ से जो पूछताछ होगी वो अपने आप में बेहद अहम होगी। इस पूरे केस की अब जो आस है वो केवल अतीक और अशरफ पर टिकी हुई है, क्योंकि बाकी सारे आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस को उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा। कहते हैं हवा में तीर मारना, तो केवल पुलिस जो है हवा में तीर मार रही है। कहीं उनके लगे हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कहीं किसी को, लेकिन एक्चुअल में असली हत्यारोपी कहां गए, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे में अतीक और अशरफ ही वो जो है आखिरी उम्मीद है पुलिस की, जिनसे पूछताछ के बाद उन तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये पुलिस और सरकार दोनों की साख दांव पर लगी है। इसीलिए अब अतीक से रिमांड में पूछताछ बेहद जरूरी हो गई है, और इसी को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक को लाया जा रहा है। अतीक बार बार कह रहा है कि मीडिया का धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं सुरक्षित हूं जो है। तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि अगर मीडिया का जमावड़ा है तो शायद उसके साथ कुछ ना हो, लेकिन एक झटका भी उसकी सांसें थाम देता है। उसे लगता है कि बस गेम इज ओवर। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जो डर है ना, ये डर सबसे बड़ी बात है। अपराधियों में डर होना चाहिए। अभी तक सरकार का, पुलिस का, कानून का वो इकबाल नहीं था, वो खौफ नहीं था। लेकिन आज अगर माफिया थर थर कांप रहा है तो ये सरकार का इकबाल है कि उस माफिया को भी मौत का डर सताने लगा, जिसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और मुझे लगता है अपराधियों पर तभी अंकुश लग पाएगा जब इस तरह का डर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इस समय उमेश पाल हत्याकांड की तमाम कड़ियों को जोड़ना है, और उसमें अतीक अहमद से पूछताछ की फैक्टर हो सकती है।
इसके साथ ही साथ अगर ब्रजेश जी अशरफ की बात की जाए, चूंकि बरेली से अशरफ की भी पेशी होनी है, क्या किस तरीके से वहां पर अभी ये क्या कुछ अपडेट है? क्या वो भी प्रयागराज पहुंचेगा? उस दौरान भी पेशी दोनों की होने वाली है? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद अशरफ को भी बरेली जेल से निकाला जाएगा। जी। बरेली जेल को से अशरफ को भी लाया जाएगा, उसके खिलाफ भी बी वारंट जारी किया गया है। बी वारंट के जरिए पुलिस बरेली जेल पहुंच चुकी है और किसी वक्त उसे लेकर के निकल सकती है। तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि अतीक भी 2 से 3 के बीच में प्रयागराज पहुंचेगा और तकरीबन उसी टाइम पर अशरफ को भी लाया जाएगा और दोनों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट में अपील करेगी पुलिस कि दोनों को रिमांड लेना बेहद जरूरी है, इसलिए कम से कम 10 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस जो है, और रिमांड मांगने के बाद फिर उसके बाद जो है इनसे रिमांड में पूछताछ करेगी। तो बेहद अहम होने वाली है ये पूछताछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हमारे साथ